अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हमने जिन्होंने यारम नावल स्टार्ट किया था, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। एंड हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। ओफ यार, बहुत ही कोई जालिम किस्म की बीवी हो। सुबह एनी और मेहरी मुझे पूछेंगी तो जवाब नहीं होता मेरे पास। वो उसकी गर्दन पर मोहब्बत से अपने लबों की मोहरें लगाते हुए बोला था, जबकि लैला कहका लगाकर हंसती उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार मजबूत कर गई। और तुम कोई इंतहाई छछोरे इंसान हो। तुम्हारी बेटियां मुझे बहुत तंग करती हैं और इनका बदला मैं तुमसे ही लूँगी। आपकी दफ़ा उसने उसकी गर्दन पर अपने नाखून चुभोए थे, वो कराह कर रह गया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं था। जबकि लैला का खुद भी कोई इरादा ना था उससे दूर होने का, क्योंकि वो भी अब अपना रोमांटिक मोड ऑन कर चुकी थी। लैला से बात होने के बाद रूह अब काफ़ी खुश थी, लेकिन यारम ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो इसकी तरफ से किसी बात का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो आंखें बंद करके लेट गया। यारम, आप राज़ी हो गए ना? अब तो लैला ने भी बोल दिया वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तो मेरा नाम लेकर लैला से ज़बरदस्ती फ़ोन करवाने के लिए नहीं कहा था मैंने तुम्हें। ये कहा था कि उसे मना करो, लेकिन तुम उसे मेरा ही ड्रावा दिखा रही थी। मुझसे डर के तो कोई भी काम अपना नहीं छोड़ेगा। रूह, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे मना करो। तुम इनकार क्यों नहीं कर पाती हो किसी चीज़ के लिए? अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम मना करो, वो सख्ती से बोला था। मुझसे नहीं मना किया जाता, और वैसे भी जब आप मेरे पास हैं तो मुझे किसी को खुद से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आपका ड्रावा ही काफ़ी है, वो मज़े से बोली थी। जबकि यारम को हमेशा की तरह आज भी इस बात का यकीन था कि वो पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट है। मैं माना नहीं हूँ, दूर रहो। यारम, उसने शिद्दत से पुकारा था। क्या? अब मैं अपने नाम पर तो मानने से रहा। अच्छा बताएं क्या करूं? वो पूछने लगी। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? वो उल्टा उससे पूछने लगा। वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई। आप जो कहें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो मैं क्यों कुछ बताऊँ, तुम खुद करो, उसने आंखें दिखाकर कहा। आप चाहते क्या हैं? कोई हिंट दो दें। मैं क्या करूँ आपको मनाने के लिए? यारम प्लीज़ बताएं तो। वो हमेशा की तरह उससे पूछने लगी। कुछ मत करो, हर दफ़ा मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें क्या करना है। उधर मुँह करके सो जा और मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से कहता खुद भी करवट लेकर सो गया था। यारम, उसने उसके कंधे को हिलाया था। रूह, दिमाग ना खराब करो मेरा। जब वो लैला तुम्हारे गाल पर अपनी लिपस्टिक के निशान छोड़ रही थी, तब नहीं जहन में आया कि मुझे किस तरह से मनाओगी? तो अब भी ये ड्रामे ना करो, पीछे हटो और खबरदार जो मेरे मुंह लगने की कोशिश की, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मानना चाहे। वो आपकी दफ़ा इतनी सख्ती से बोला था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाई थी। वो तो बहुत ज़्यादा वाला नाराज़ हो गया था। यारम, उसने थोड़ी देर के बाद फिर उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो सच में सो गया था। जबकि रूह परेशान हो गई, मतलब उसे मनाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। खैर कोई बात नहीं, वो उसे सुबह मना लेगी। सुबह फजर के वक्त यारम के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी। वो नमाज़ पढ़ रही थी जब उसका फ़ोन मुसलसल बजता महसूस हुआ। यारम जल्दी जल्दी में फ़्रेश होता हुआ बाहर निकला था। एक बहुत ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। वो कमरे से निकलते हुए बस इतना ही बोला था, जबकि रूह ने दुआ के लिए हाथ उठाए बस उसकी खैरियत की दुआ मांगी थी। अब उसे नींद नहीं आनी थी, इसलिए नमाज से फारिग होकर रोयाम के पास आकर बैठ गई थी। यारम का इस तरह अचानक जाना हमेशा उसे परेशान कर देता था। अभी वो अपनी परेशानी में ही बैठी हुई थी जब शोनो भी ऊपर उसके कमरे में आ गया। वो यारम की मौजूदगी में कभी कमरे में नहीं आता था, हाँ, लेकिन उसके जाने के बाद रूह का साया बनकर उसकी हिफाजत करता था। यारम अपने ऑफिस के एक हिडन रूम में आया तो शार्प और हीज़र एक साइड पर खड़े थे, जबकि एक आदमी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। कुछ बोला ये आदमी? उसने हीज़र से सवाल किया था, जबकि हीज़र ने नफ़ी में सर हिलाया। वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि इस शहर का डीएसपी था, जिसका डेवल आजकल दुश्मन बना हुआ था। डेवल, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये क्या है? मुझे तो आज तुम्हारे आदमियों के बताने पर पता चला। कौन सी मोम की बात कर रहे हो तुम? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमने किसी बच्ची का कत्ल नहीं किया है। हम तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं। यकीनन ये कि सारी बकवास उस अमजद ने तुमसे की होगी। वो अपने पास से कहानियाँ बनाता रहता है और कुछ भी नहीं। अमजद ने तुमसे कुछ भी सच नहीं कहा है। वो सब बकवास है। कोई मोम नहीं है और ना ही हम बच्चों का कत्ल करते हैं। वो आदमी ज़मीन पर बैठा बोले जा रहा था, जबकि डेवल के लिए एक कुर्सी रखी थी जिस पर वो पुरसकून होकर टांग पे टांग जमाए बैठा था। कौन अमजद? डीएसपी, डेवल ने अचानक कहा तो उसका मुंह बंद हो गया था।
वही जो तुमसे मिला था और फिर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। वो अटक अटक कर कहने लगा था। इतना तो वो समझ चुका था कि डेवल के सामने अमजद का नाम लेकर वो गलती कर चुका था। तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है, सारी सच्चाई बयान करो वरना। डेवल ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था। जब उसे अपने कंधे पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, डेवल के हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे ब्लेड्स थे। इतना तो वो समझ चुका था, यानी कि वो डेवल के हाथों ब्लेड से मरने वाला है। नहीं नहीं डेवल, खुदा के लिए मुझे ब्लेड से मत मारना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम सिर्फ खूबसूरत बच्चों को अगवा करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ बच्चों की जिल्द बहुत नाजुक होती है, सड़ जाती है। कुछ बच्चे इस मोम की नज़र हो जाते हैं। ये काम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे शुरू हुआ था। ये लोग 2 से ढाई साल के बच्चे ढूंढते हैं और फिर बाकी आगे टीम उनके साथ क्या करती है मैं कुछ नहीं जानता। मैं अब तक उन लोगों को 6 केसेस से बचा चुका था। मेरा काम सिर्फ ये केस पब्लिक होने से रोकना है। प्लीज़ मुझे ब्लेड से मत मारना, वो तड़पते हुए बोल रहा था जब डेवल ने अपना हाथ उसके कंधे से हटाया था। हाँ, वो उसे ब्लेड से नहीं मारने वाला था क्योंकि वो मासूम बच्चों की जिल्द को झुलसा देने वाला मोम बनाते थे। वो लोग एक ऐसा मोम बनाते थे जिससे इंसानी जिल्द पर कोई नुकसान नहीं होता था, सिर्फ वो जिल्द जम जाती थी और फिर कभी अपनी असल हालत में नहीं आती थी। अंदर की हड्डियाँ अंदर ही पानी की तरह गल जाती थी। उनके हाथ तक न कांपते थे मासूम बच्चों को ख़त्म करते हुए। वो खूबसूरत बच्चे ढूंढते थे, लेकिन क्यों? यह कोई बच्चों से भीख मंगवाने वाला गैंग ना था। उसने एक नज़र निगाह उठाकर हिजर की तरफ देखा था, जिसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशे की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी, जिसे थामते हुए डेवल ने आहिस्ता से खोला। उसके बीच से धुआं निकल रहा था, जबकि वो आदमी हैरानगी से डेवल के अगले एक्ट को देख रहा था। वो क्या करने वाला था उसके साथ, वो समझने से कासिर था। तुम्हें पता है मासूम बच्चे अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्हें दर्द होता है तब इस दर्द की इंतहा क्या होती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ब्लेड से मारा जाए, क्योंकि तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि तुम दरिंदगी से भरे हुए हो। कभी उन छोटे बच्चों को कत्ल करते हुए तुम्हें यह एहसास हुआ वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं? खैर छोड़ो, इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि डेवल सिर्फ सज़ा देता है और तुम्हारी सज़ा ये है। तुम बच्चों को मोम से जलाते हो ना, ये भी जलाता है। तुम जैसे दरिंदों के लिए ये मोम बनाया गया है। उसने अपने हाथ में मौजूद एसिड की तरफ इशारा किया था, जबकि वो आदमी कांप रहा था। क्या डेवल इस पर तेज़ाब फेंक कर उसे मारने वाला था? उसे यही लगा था वो उसके जिस्म को झुलसा डालेगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो उन बच्चों को झुलसा देते थे। लेकिन ऐसा ना हुआ। डेवल ने अगले ही लम्हे अपनी कुर्सी छोड़ते हुए उसका चेहरा दबोचते हुए उसका मुँह खोला था और फिर वो शीशी उसके मुँह में उड़ेल दी थी। उसने उसका बाहर का जिस्म नहीं बल्कि जिस्म के अंदर की आंतें जलाई थी। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जिसकी परवाह वहाँ मौजूद तीनों लोगों को ना थी। उसके गर्दन से स्किन उखड़ कर बाहर की तरफ आ रही थी। यकीनन अंदर के साथ साथ उसका बाहर भी जल रहा था। अजीब सी बदबू उठने लगी थी। थोड़ी ही देर में उसकी चीखें दम तोड़ने लगी। डेवल ने पुरसकून होकर उसकी सारी चीखों को अपनी समातों से सुना था। हिजर, मुझे इस केस के बारे में एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये लोग बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो बच्चों को मार ही देते हैं तो फिर उन्हें इन बच्चों का क्या फ़ायदा होता है? सब कुछ बताओ मुझे, डेवल ने हिजर को देखते हुए कहा था। मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं सब कुछ पता करवा कर तुम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, हिजर ने उसे देखते हुए कहा था, जबकि वो खामोशी से कमरे से निकल गया। यार, अब ये मत कहना कि इस गंद को मैं उठाकर बाहर फेंकूं। हर दफ़ा गंदगी फैलाकर सफाई पर मुझे लगा देते हो। मैंने नहीं करना, शार्क मुंह बनाकर बोला था। तो ही करेगा और कौन करेगा? मेरे बच्चे, थोड़ी देर यही रहने दे जब तक स्मेल ख़त्म होती है। हाथ न जला लेना अपना। हिजर ने जाते जाते उसे वार्न किया था, जब उसने अचानक ही हिजर की शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ऊपर वाले बटन बंद कर। तो यार, पूरी दुनिया को चला चला कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी बीवी कितनी जालिम है। शार्क ने बेहद मासूमियत से उसके ऊपरी बटन बंद किए थे, जबकि वो उसकी शरारती निगाहों को इग्नोर करते हुए बाहर निकल गया था और शार्क ने पीछे की तरफ देखकर अबकाई वाले अंदाज में मुंह फेरते अपने चेहरे पर रुमाल रख लिया था। वो घर वापस आया तो रोयाम उसे स्विमिंग पूल में मिला था। एक तो जब से उसने ये स्विमिंग पूल बनाया था, रोयाम बाहर कम ही नज़र आता था। उसका बस चलता तो अपना खाना पीना भी पूल के अंदर ही शुरू कर देता है। उसने एक शरारती चमकती निगाह उसके नन्हे से वजूद पर डाली थी और फिर उसे अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अपना मोबाइल और वॉलेट निकालकर सब कुछ सामने मेज़ पर रखा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग पूल में उतरता उसके पास आया था। उसे अपने पास महसूस करके रोयाम ने मुस्कुराती नज़र से उसकी तरफ देखा था, जब अचानक ही यारम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे अपने कब्ज़े में लिया और फिर अगले ही लम्हे घर में एक दफ़ा फिर से शोर गूंजने लगा। रूह, जो किचन में काम कर रही थी, रोयाम की मम्मा बचाओ की पुकार सुनकर फ़ौरन बाहर पहुंची। क्या मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ? वो तुझे बचा सकती है क्या? आज तक उसने बचाया है तुझे? वो ना तेरे किसी काम की ना है, ना मेरे किसी काम की है।
वो मज़े से कहता है, उसके गर्दन में मुँह दिए अपनी दाढ़ी रगड़ रहा था, जबकि अपने बेटे की हालत देखने के बाद यारम की जुमलाबाजी पर वो तब उठी थी। कितनी गलत बात है यारम, आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप ही जो। बस कर दो रूह बेबी, इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि तुम्हारे शोहर के दिल के दरवाजे मैदे से होकर नहीं गुजरते। अजीब ड्रामे हैं तुम्हारे, जब नाराज़ होता हूँ किचन में घुस जाती हो और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास मनाने का। वहाँ से नाराज़ महसूस हुआ था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम, आपके लिए इतने प्यार से बिरयानी बना रही हूँ, मुंह बनाते हुए बोली। हाँ मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरा डिम्पल अच्छा है। ओह याद आया, अब तो मेरा डिम्पल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी इस चूज़े ने चोरी कर लिया है। वो एक दफ़ा फिर से रोयाम की तरफ मुतवज्जा होता उसके गालों पर अपनी तशद्दुद ज़दा मोहब्बत निछावर करने लगा। बस बहुत हो गया, अब मैं एक्शन लूँगा, वो मुँह बनाते हुए बोला था, जबकि यारम ने उसके लटके हुए होंठों को देखते हुए एक दफ़ा फिर से उसके चेहरे पर अपने जारहाना बोसों की तादाद बढ़ाई थी। क्या एक्शन लेगा, बता, तुझे डिशू डिशू करना है? चल आ जा बाहर, दोनों मिलकर डिशू डिशू करते हैं। आज दो हाथ हो ही जाए तेरे साथ। वो उसे उठाकर ऊपर की तरफ लटकाता स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगा था, जबकि वो मुसलसल शोर मचा रहा था जिसे यारम कोई अहमियत नहीं दे रहा था। उसे बाहर सोफे पर लाते हुए उसने हमेशा की तरह अपना जारहाना प्यार उस पर लुटाया था, जिस पर वो अपने कान बंद करती किचन में चली गई थी, क्योंकि रोयाम को बचाना सच में उसके बस से बाहर था। और वह भी तब जब यारम नाराज़ हो। वो रोयाम के होश ठिकाने लगाने के बाद अब रूह के होश ठिकाने लगाने के मूड में था। जब रोयाम की नज़र उसके हाथ पर बंधी पट्टी पर पड़ी, उसने यारम का बाजू पकड़ते हुए उससे पूछना चाहा, जबकि अपनी हालत इस वक्त सुर्ख टमाटर हो रही थी। दर्द हो गया, इतने ज़ोर से दर्द हुआ मुझे। उसने रोयाम को अपनी गोद में बिठाते हुए अपना हाथ उसकी गोद में रखा तो उसने बड़ी मासूमियत से उसके हाथ पर चूमते हुए उसके दर्द को राहत पहुंचाई थी। आज इस आदमी को तेज़ाब से ख़त्म करते हुए थोड़ा सा तेज़ाब यारम के हाथ पर गिर गया था, जिस पर हीज़र उसे ज़बरदस्ती पट्टी करवाने में कामयाब हुआ था, वरना उसका जला हुआ हाथ देखकर रूह तो परेशान होती ही रोयाम भी हज़ार तरह के सवाल करता। आपको दर्द है ना, मैं आपको प्यार करूँगा, लेकिन मैं एक्शन भी लूँगा, वो मासूमियत से कहते उसके हाथ पर लब दोबारा रख किया था। हाँ, उसका लम्स उसे सुकून तो देता था। रूह को अगर कहीं दर्द होता तो रोयाम के प्यार करने से ठीक हो जाता था, और यारम को कहीं दर्द होता तो रोयाम अपने प्यार से ठीक कर देता था। चल तू एक्शन ले लेना मेरी रूह बेबी को, जा कर बोल के जल्दी से मुझे कपड़े निकाल के दे और ख़ुद भी उतार दे ये गीला शॉर्ट्स। वो उसके गाल चूमता उठ खड़ा हुआ था। रूह मेरी है सिर्फ, उसने एहतजाजन कहा था, जिस पर यारम ने अगले ही लम्हे उसे फिर से कब्जे में करते हुए एक दफ़ा फिर से उस पर अपनी दाढ़ी मूंछ की करम नवाजियाँ निछावर कर दी। वो चिल्लाता रह गया था, लेकिन इस दफ़ा यारम ने तरस नहीं खाया था। हाँ, रोयाम की हर बात अच्छी थी, सिवाय इस बात के कि रुख मेरी है, क्योंकि रुख सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी की थी, और वह ये चीज़ उसे समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो इसकी थोड़ी देर में बुरी हालत करता उसे यूं ही मुंह बनाए छोड़कर ऊपर चला गया था, जबकि रोयाम ने इस दफ़ा पक्का मुंह बना लिया था। इस दफ़ा वो पक्का उसे नाराज़ हो गया था, लेकिन फिर ख्याल आया कि रूह को बता देना चाहिए कि उसके बाबा को चोट लगी है। बेशक उसका बाबा राक्षस ही सही, लेकिन था तो उसका बाबा ही। रोयाम भागकर किचन में पहुंचा था। मम्मा, बाबा को दर्द है हाथ में, उसने उसे बताया तो वो परेशान हो गई। पट्टी भी लग गई है, मैंने प्यार किया है, अब ठीक हो जाएगा। वो उसे तफसील बता रहा था, जबकि वो परेशान उसे सुन रही थी। अभी बाहर तो वो बिल्कुल ठीक था। मैं देख के आती हूँ रोयाम, वो उसे कहकर तेज़ी से किचन से निकली, जबकि रोयाम वहीं टेबल पर पड़े उसके फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया था, जो मेज़ पर पड़ा था। फ़ोन पर हाथ मारते हुए उसने बड़ी मेहनत करके सारम का नंबर व्हाट्सएप से निकाला था। रूह की कॉल आती देख सारम हैरान हुआ था, क्योंकि वो कभी कभार ही उससे फ़ोन करती थी, या घर पे अगर कोई इनविटेशन देना हो, गेट टुगेदर करना हो, वरना वो कहाँ उसे फ़ोन करती थी। अस्सलाम वालेकुम रूह, कैसी हो तुम, हैरियत है ना? उसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं रोयाम यारम काज़मी बात कर रहा हूँ, मैंने एक्शन लेना है, मेरे बाबा को पकड़ लो। वो एक ही सांस में बोल गया था, जबकि सारम के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आई। वजह बताओ, क्यों पकड़ो तुम्हारे बाबा को? वो मज़े से कुर्सी की बजाय टेबल पर बैठते उससे सवाल करने लगा। वो मुझे किस करते हैं, ज़ोर से दाढ़ी चुबोते हैं मुझे। वो बड़ी मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोल रहा था, जबकि सारम मज़े से उसे सुन रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। मैं मज़ीद तुम पर यह तशद्दुद नहीं होने दूँगा। मैं आ रहा हूँ हथकड़ी लेकर, तुम्हारे बाबा को पकड़कर जेल में डाल दूँगा, फिर वो कभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। वो मज़े से अगले ही लम्हे ऑफिस से उठ गया था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी यारम के घर पहुँचना था। सर, हमारे डीएसपी सर की लाश मिली है, बहुत ही बुरी हालत में।
वो किसी ने तेज़ाब से उसके अंदर की सारी बॉडी जला दी है। हालत इतनी ख़राब है कि देखा तक नहीं जा रहा। तेज़ाब से ना सिर्फ अंदर की बॉडी जली है बल्कि बाहर की जिल्द भी जल कर झुलस कर गल चुकी है। इतनी बुरी हालत है कि बयान नहीं की जा सकती। मालूमात से पता चला है कि ये डेवल का काम है। इसका वर्कर उसे बता रहा था। डेवल का काम कैसे हो सकता है? वो तो ब्लेड से मारता है ना। वो कंफ्यूज सा उससे पूछने लगा था। सर, कहा नहीं जा सकता कि उसी ने मारा है या नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक खबर मिली थी कि डेवल आजकल डीएसपी सर के पीछे लगा हुआ है और कैसे भी उन तक पहुंचना चाहता है। सर, आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास उन्हें घर से उठवाया गया था। वो आदमी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जबकि सारम के दिमाग में तो बस एक ही चीज़ चली थी कि कल हिजर ने साफ अल्फाज में उससे कहा था कि वो लोग मीटिंग रूम में उसके डीएसपी को मारने की तैयारियों में लगे हैं। एक ही दिन में उन्होंने डीएसपी का काम तमाम भी कर दिया। हद थी। अब इसकी तनख्वाह फिर लंबे टाइम के लिए रुक जानी थी। कम से कम इसकी तनख्वाह तो आने देते। अब गवर्नमेंट ने यकीनन डीएसपी की मौत का सदमा तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तक मनाना था और फिर 1-1.5 हफ्ते तक उसकी तनख्वाह लेट हो जानी थी। वो झुंझला कर रह गया था। वो परेशान से कमरे में दाखिल हुई तो यारम खुद ही अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। शायद इसका इंतज़ार करते करते अब थक गया था या मज़ीद नाराज़गी जताने का उसका इरादा था। आपको चोट लगी है यारम? वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछने लगी थी, जबकि वो एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डालता इग्नोर करते हुए अलमारी से अपना सफ़ेद कुर्ता और शलवार निकाल चुका था, जबकि जिस्म पर कोई शर्ट मौजूद ना थी। उसके बाइसेप्स पर नज़र पड़ते ही वो सुर्ख हुई थी। गर्दन और बाजू की रगें उभरी हुई थी। मैं निकाल देती हूँ ना, कहाँ चोट लगी है? आपको दिखाए ना मुझे। वो उसके इग्नोर करने की परवाह किए बगैर बोली थी। वो नाराज़गी में ऐसे ही करता था। वो नहरेबाज नहीं था, लेकिन अपनी रूह से कभी कभी नहरें उठवा लेता था। यारम, आपके हाथ पर, वो बोल ही रही थी जबकि वो जवाब दिए बगैर वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। रूह ने बेहतियार उसका हाथ थाम लिया। हाथ पर बंधी पट्टी वो देख सकती थी। यारम, ये क्या हुआ है? कुछ बताएं तो सही। वह सवाल कर रही थी और यारम इस वक्त उसका कोई सवाल सुनने के मूड में नहीं था। यारम, ऐसे तो ना करें, इतनी सी बात पर नाराज़ हो गए हैं आप। आपकी दफ़ा ज़रा सख्ती से बोली थी। यारम की नाराज़गी उसे समझ नहीं आ रही थी। एक तो वो रूठता कम था और अगर रूठ जाता तो उसे मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता था। इतनी सी बात। वो इसके अल्फाज पकड़ता उसे घूर कर देख रहा था, जबकि रूह को सच में इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। और अब रूह ने लैला को मना कर दिया था। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उसे कभी भी किस करती और यारम को बुरा महसूस करवाती। लैला सॉरी बोल चुकी है यारम, अब बस कर देना। मज़ीद गुस्सा ना करें, अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दें। बताएं कैसे मनाऊँ आपको? वो बस किसी भी तरह उसकी नाराज़गी को ख़त्म करना चाहती थी। जब यारम ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया था। रूह, मेरा बच्चा, मनाया वहाँ जाता है जहाँ गलती का एहसास हो। तुम्हें तो एहसास ही नहीं है ना अपनी गलती का। कोई भी आ जाए, तुम्हें छुए, तुम्हें चूमे, तुम्हें हाथ लगाए, तुम्हारा यारम बैठकर अपना दिल जलाए। तुम्हारी नज़र में इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, लेकिन मेरी नज़र में है। मेरी रूह को कोई हाथ लगाता है तो कलेजा जलता है मेरा। वो अब की दफ़ा बोला तो उसकी आंखों में शरारे से जलने लगे थे। रूह ने निगाहें चुरा ली थी। यारम, मैं नहीं मना कर पाई, लेकिन कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको अहमियत दे तो अच्छा लगता है यारम। वो सब लोग हमारे अपने। मैं हूँ तुम्हारा अपना। रूह बेबी, सिर्फ यारम काज़मी तुम्हारा अपना है और कोई तुम्हारा नहीं है। जितनी तुम मेरी हो इतनी किसी की नहीं हो, बल्कि तुम किसी की हो ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी की हो। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ तुम मेरी हो। कोई तुम्हें छुए, कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें प्यार करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तुम भी जानती हो। वो एक झटके से उसका मुंह दबोचते उसे करीब कर चुका था। कल रात यारम का पुरशिद्दत अंदाज सहते हुए भी उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उससे बहुत ज़्यादा खफा है। यारम, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी ही हूँ, हमेशा से आपकी ही हूँ, हमेशा आपकी रहूँगी। लेकिन आप बताएं ना, मैं किसी को कैसे रोकूँ? वो सिर्फ आपसे शरारत करने के लिए, आपको तंग करने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी जब अचानक उसका चेहरा अपने करीब करते हुए यारम ने अपनी अंगूठी में फंसे ब्लेड को निकाल कर उसके चेहरे के करीब किया था। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। उसने बेसख्ती से उसका चेहरा दबोचा हुआ था। रूह को लगा था बस अभी वो उसके चेहरे पर इसी मुकाम पर कट लगाएगा जहाँ लैला ने कल रात उसे चूमा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यारम ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए वही उंगली अपनी गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ चलाई थी। खून की लकीर अचानक ही उसके हाथ में मौजूद सफ़ेद कपड़ों को सुर्ख करने लगी थी और वो चीख उठी थी। यारम, ये आपने क्या किया? यारम, आपको चोट लगी है? वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी। घबराहट और फिर यारम के बहते खून ने उसे तड़पा कर रख दिया था। वो उसके जख्म पर अपना हाथ जमाए उसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो सिर्फ
आंखों से उसे देख रहा था। अब भी मुझे बताने की ज़रूरत है कि तुम किसी को किस तरह से रोकोगी। अब अगर कोई यारम काज़मी के अलावा तुम्हारे करीब आया तो मैं तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा। रूह, अब अगर किसी ने तुम्हें छुआ, हाथ लगाया तो यारम काज़मी अपने खून का कतरा कतरा अपनी रूह के नाम का बहाएगा। वो उसका चेहरा दबोचे उसे अपने बेकरीब करता। अचानक उसके लबों पर झुका था, अंदाज में वही बला की शिद्दत जो वो हमेशा अपने अंदर रखता था। उसकी सांस घुटने लगी थी यारम के बेताब लबों की हरकत पर, जबकि वो अपना हाथ पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन के जख्म पर जमाए हुए थे। वो उसका एक जख्म देखने आई थी, लेकिन उसे दूसरा जख्म दे चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सांस रुक रही थी, लेकिन उसने अपने आप को यारम से अलग नहीं होने दिया था। यारम खून बह रहा है, वो उसकी सांसें आज़ाद करता उसके चेहरे पर अपने लबों को जुनूनी अंदाज में हरकत दे रहा था। जब उसने उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो हमेशा की तरह उसकी कुर्बत में हर दर्द बुलाए हुए था। वो दीवानों की तरह उसे चूमता, उसे अपने करीब तर करता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, जबकि यारम उसे दीवार के साथ लगाता। एक दफ़ा फिर से उसके चेहरे पर झुकता, उसके नाजुक लबों को अपने लबों से महकाने लगा था। सिर्फ यारम काज़मी की हो तुम, रुख सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी की है। वो अपने लब उसके लबों पर रखे, जैसे उसे वार्न कर रहा था, उसे बावर करवा रहा था कि वो यारम काज़मी की है। किसकी है रूह? वो एक झटके से उसकी कमर में अपनी गिरफ्त सख्त करता उसे अपने साथ जोड़े उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सिर्फ और सिर्फ अपने यारम की, रूह के यारम की। वो उसके सीने में अपना सर छुपाती, उसके ज़िहाम को अब भी सख्ती से दबाए हुए थी, जबकि वो अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाता। उसका हाथ अपने लबों पर रख गया था। कोई छुएगा तुम्हें अब? कोई हाथ लगाएगा? कोई और तुम्हें प्यार करेगा? वो उसका चेहरा अपने सीने से निकालता सवाल करने लगा। खून एक दफ़ा फिर से बहने लगा था। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की थी, जिसमें नाकाम होते उसने अपनी पूरी शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया था। यारम, खून बह रहा है। अब की दफ़ा वो सच में रो रही थी। उसका खून देखना उसके बस से बाहर था, इसीलिए कभी उसके सीने में छुप रही थी तो कभी उसके ज़ख्म पर अपना हाथ रख के खून रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी बेचैनी पर उसके डिम्पल्स नुमायां हुए थे। उसके लबों पर एक दफ़ा फिर से झुकते हुए उसने उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद किया था। बस मेरा बच्चा, रोना मत, तुम्हारी ट्यूनिंग हो गई, अब लैला की भी करनी है, उसने इसके गीले लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। तो वह हैरत से उसे देखने लगी थी, मतलब अब वो लैला के साथ भी कुछ करने वाला था। यकीनन लैला के सामने वो खुद को तकलीफ़ पहुंचाने वाला था, यानी कि लैला की शामत आने वाली थी। मुझे यकीन है तुम्हारी बात मानकर लैला ने बिल्कुल भी पीछे हटने का फ़ैसला नहीं किया होगा, वो मेरी बात मानेगी। यारम प्लीज़, आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। वो दराज से फ़र्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए भागकर उसके पास आई थी, जबकि उसके ज़ख्म को रुई से साफ़ करते हुए मन्नत भरे अंदाज में बोली तो उसने घूर कर उसे देखा था, जबकि उसके रंग बदलती निगाहें उसे खौफ में मुब्तला कर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसाहट हुई। वो हमायत करने की पोजीशन में नहीं थी। मेरा मतलब है कि ज़्यादा सख्ती मत दिखाइएगा। वो बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा कर पाई थी। हाँ, बस मिन्नत ही कर सकती थी, जबकि उसका नाजुक हाथ अपने गर्दन पर चलते महसूस करके उसने उसके हाथ से रुई ले ली थी। उसके खून को देख कर उसने रोना ही था। बेहतर था कि वो अपना ज़ख्म खुद ही ठीक कर ले। यार, मुझे लगता है स्टिचेस लगेंगे, कोई नस न कट गई हो। खून बंद क्यों नहीं हो रहा? वो शिद्दत से रोने लगी थी। ये यारम काज़मी का हाथ है रूह बेबी, मैं जानता हूँ कौन सी नस कहाँ है, फ़िक्र ना करो। मैंने अपनी कोई नस नहीं काटी है, क्योंकि नस काटने के लिए मैं तुम्हारी अगली गलती का मुंतज़िर हूँ। खून बंद हो जाएगा, लेकिन ये स्मेल कहाँ से आ रही है? यारम ने कुछ जलने की स्मेल महसूस करते हुए उससे पूछा तो रूह को अचानक याद आया था कि यकीनन उसकी बिरयानी चूल्हे पर रखे उसकी और यारम की मोहब्बत से जल कर मर चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह, मेरी बिरयानी। वो अचानक सर पे हाथ मारते हुए बोली तो यारम ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो उसका खून बहता हुआ देखे। वो शर्टलेस सा आईने के सामने खड़ा खून साफ़ कर रहा था। वो दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जबकि जहन पर अब लैला छा चुकी थी। अब लैला की बारी थी उसकी अकल ठिकाने लगानी थी। वो रूह की धमकियों को किसी खाते में नहीं ला रही थी। सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तब उसने शार्फ और लैला को बातें करते हुए सुना था। लैला ने कहा था थोड़े अरसे के बाद वो दोबारा अपने पर आ जाएगी। फ़िलहाल उसने रूह को मुतमाइन करने के लिए यारम से भी सॉरी बोल दिया है, लेकिन वो अपनी शरारतों से कभी बाज नहीं आएगी। लेकिन लैला नहीं जानती थी कि यारम के लिए उसकी ये शरारत नहीं बल्कि गुनाह है, जिसकी वो उसे सज़ा देने का इरादा रखता था, और यारम की अदालत में उस गुनाह की सज़ा बहुत बड़ी थी। वो
वो चेंज करके नीचे आया तो रूह किचन में ही भाग दौड़ करने में मसरूफ़ थी। उसने सफ़ेद की जगह ब्लैक सूट पहना था क्योंकि सफ़ेद उसके खून से दागदार हो गया था। रूह को बिज़ी देख वो हल्का सा मुस्कुरा कर अपने चूज़े की तरफ मुतवज्जा हुआ जो मुंह फैलाए सोफे पर बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आकर बैठ गया। चेहरा और गर्दन सुर्ख हो रही थी। मेरा प्यारा सा चूज़ा नाराज़ है मुझसे, वो उसे उठाकर गोद में बिठाने लगा। जबकि वो मज़ाहमत करता दोबारा उसकी गोद से उतर कर सोफे पर अपनी जगह बैठ गया। छोटे छोटे सुर्ख गाल अपने हाथों पर रखे वो शायद किसी बड़े धमाके का मुंतज़िर था। वो इतना चुपचाप बैठने वाला बच्चा हरगिज़ नहीं था। अब तक तो उसे बदला लेने के लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी ना। चूज़े देख बाबा को दर्द हुआ। वो उसे करीब खींचकर अपनी बाहों में लेता उससे अपनी गर्दन का जख्म दिखाने लगा था जो दोनों आंखें खोले उसकी गर्दन पर मौजूद जख्म दिखने लगा। जब यारम ने आह भरी थी, उसे बताना भी तो था कि यारम को दर्द है, उसका मीठा मीठा सा प्यार भी तो लेना था ना। आह रोयाम बहुत दर्द हो रहा है, वो हल्का सा कराह कर मासूम सी शक्ल बनाता उससे कहने लगा था। जबकि वो अपने बाप को इस तकलीफ़ में देखता परेशान हो गया था और फिर अगले ही लम्हे उसके जख्म पर अपने छोटे छोटे लब रखे थे। हाँ अब आराम आ गया, वो पुरसकून होता गहरा सांस लेते हुए बोला था। जबकि रोयाम उसकी गर्दन की हड्डी को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छूता जैसे उसके जख्म को काफ़ी गौर से देख रहा था। किसी कर दी, अब आराम आ जाएगा, वो कहते हुए दोबारा उसकी गोद से उतर गया। जबकि उसका यूँ नाराज़ होना यारम को अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोबारा से उसके पास वाली जगह पर बैठ गया था। बस करना चूज़े यार, मान जाना, इस तरह नहरें क्यों कर रहा है, वो उसके गिर्द अपना हाजार बनाते हुए बोला तो वो चेहरा फेर गया। अच्छा, यारम ने घूर कर उसे देखा था। ये छोटा चूज़ा अब उससे मिन्नतें करवाएगा। अच्छा ले, कट्टी कर ले। उसने अपना हाथ आगे किया था। हाँ वो उसके हाथ पर कट कर वहाँ से बेशक अपने दांतों का खूबसूरत सब फूल ही बना दे, लेकिन इससे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ले। यारम को इसकी नाराज़गी बेचैन कर रही थी। मैं एक्शन लूँगा, वो उसका हाथ पीछे हटाते हुए बोला। तू एक्शन ले, डिशू डिशू कर मेरे साथ, इस तरह से चुप होकर क्यों बैठ गया है। वो उसके गालों पर अपनी दाढ़ी रगड़ता लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहा था, बल्कि उसे मुँह ही नहीं लगा रहा था। चूज़े मेरा काकू, मेरा बच्चा, मेरा सोना शहज़ादा ऐसे तो नहीं करते ना अपने बाबा के साथ। वो उसके छोटे से चेहरे पर अपने भौंसों की बौछार करते हुए बोला था, लेकिन रोयाम का तो मूड ही कुछ था। और जब दरवाजे पर दस्तक हुई, अरे यार अब कौन आ गया, मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ, तब तक नाराज़गी ख़त्म। ओके, अब मज़ीद तेरे नखरे नहीं झेलूँगा, मैं वॉर्न करते हुए उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलने पर सामने सारम खड़ा नज़र आया था। उसके सलाम का जवाब देता वो उसे अंदर आने का इशारा करता रूह को सारम के आने का बताने लगा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बताओ क्यों आए हो। अब ये मत कहना उधार मांगने आए हो, सुना है तनख्वाह रुक गई है तुम्हारी। यारम का डिम्पल बड़ी दिलकशी से नुमायाँ हुआ था। हाँ अगर वो चाहता तो डीएसपी को एक हफ्ता अपने पास रखने के बाद मार कर लाश उसके थाने भेज सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर लाश पहले भेजी थी ताकि उसकी तनख्वाह रुक जाए, क्योंकि पिछले 1 साल में वह इसकी तनख्वाह 7 दफ़ा रुकवा चुका था, जिस पर सारम को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि यारम ने उसकी तनख्वाह अपनी तरफ से जारी की थी। नहीं, मैं यहाँ तुमसे अपनी तनख्वाह लेने हरगिज़ नहीं आया बॉस, बल्कि मुझे यहाँ अपने काम के सिलसिले में बुलाया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, वो सुनसनी अंदाज में बोला तो यारम को हैरत हुई थी। उसके घर पर ऐसा कौन सा केस हो गया था जिसके लिए इंस्पेक्टर सारम यहाँ तक पहुँच आया था। 1 मिनट सारम, तुम आधी रात को मेरे घर पर कौन सा ऐसा केस हल कर रहे हो। यारम ने बेहद सख्ती से पूछा था। अगर वो किसी काम के सिलसिले में आया था तो यहाँ उसके घर में क्या कर रहा था। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। उसका कहना है कि तुम उसकी ज़बरदस्ती चुमियाँ लेते हो और दाढ़ी मूंछ चुबाते हो उसे। मैं तुम्हें इस जुर्म में गिरफ़्तार करने आया हूँ। सारम के कानून के मुताबिक किसी बच्चे को ज़बरदस्ती लाड प्यार करना भी जुर्म में आता है, वो अपनी हथकड़ी सामने करते हुए बोला। सारम के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। यारम ने बेयकीनी से सामने देखा था, जहाँ वो सोफे पर नाराज़गी से मुंह फैलाए अपना छोटा सा मासूम चेहरा अपने नन्हे नन्हे हाथों में रखे हुए था। यारम को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। पुलिस चाचू, इसको गिरफ़्तार करो, इनको गिरफ़्तार करो, उसने मुँह का डिज़ाइन बनाते हुए कहा। बिल्कुल मेरे शहज़ादे, क्यों नहीं। दफ़ा कौन सा लगाऊं, ज़बरदस्ती चुमियाँ लेने की और दाढ़ी मूंछ चुभोने की, इसको तो फांसी लगेगी। सारम ने यारम को डराने वाले अंदाज में कहा तो वो आंखें घुमाता रूह को उसके लिए चाय बनाने का कह चुका था, जबकि खुद वापस आता रोयाम के साथ चिपक कर बैठते हुए उसे ज़बरदस्ती अपने हासार में ले चुका था। मेरा चूज़ा मुझसे नाराज़ है, बाबा को माफ़ी नहीं मिलेगी, वो उसकी गर्दन पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए प्यार से पूछ रहा था।
जबकि रोयाम का मुंह लगाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसकी कमज़ोर सी गिरफ्त को तोड़ता सोफे से नीचे जंप कर चुका था। पुलिस चाचू लेके जाओ इनको, वो हुक्म दे रहा था, जबकि सारम तो तैयार बैठा था। इतने सालों से वो जो काम नहीं कर पाया था वो उसका बेटा खुद करवा रहा था, और उसे क्या चाहिए था? बेचारा दुबई का डॉन अपने मासूम से बच्चे को मना नहीं पा रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया था रोयाम की नाराज़गी बहुत ख़तरनाक थी, और रोयाम की ये मासूम सी नाराज़गी यारम की जान पर बनाई थी। यारम, ज़रा मेरे क्लाइंट से दूर होकर बैठो, मैं आज तुम्हें सच में गिरफ़्तार करने आया हूँ, मैं हथकड़ी भी लेकर आया हूँ। यारम को रोयाम को मनाने की कोशिश करते देख वो बीच में कूदा था। जब रूह चाय लेकर आई थी, सारम अपनी सलामती चाहते हो तो पतली गली से निकलो, मैं अपने चूज़े को मनाऊँगा। वो आपकी दफ़ा उसे करीब खींचते हुए अपनी गोद में बिठा चुका था, जबकि रोयाम तो पक्का पक्का नाराज़ था। अच्छा चल न रोयाम, डील करते हैं, जो तू बोलेगा मैं करूँगा। यारम ने उसका गाल चूमते हुए अपनी गोद में इस तरह से उसे कैद किया था कि ना तो वो निकल सकता था और ना ही कोई उसका चेहरा देख सकता था। पक्का पक्का प्रॉमिस? उसकी मासूम सी आवाज़ सुनाई दी तो सारम ने मुंह बनाकर सोफे के पुष्ट से टेक लगाई थी। पक्का पक्का प्रॉमिस। हम दोनों अभी बाहर जाएंगे और बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आएंगे, फिर मामा से हम चॉकलेट केक बनवाएंगे, फिर मामा बाबा और चूज़ा सॉरी रोयाम प्ले लैंड जाएंगे। वहाँ बहुत सारा खेलेंगे और फिर शोनू को भी साथ लेकर जाएंगे ना? वो अचानक उंगली उठाते हुए कहने लगा। वो कुत्ता हमारे साथ नहीं जाएगा। यारम ने उसे सख्ती से घूरा। वो कुत्ता नहीं, शोनू है। वो फिर से नाराज़गी से बोला तो यारम को शोनू को कुत्ता कहना ज़रा महंगा पड़ गया था। हाँ, वो कुत्ता शोनू हमारे साथ नहीं जाएगा और हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे। वो उसके साथ साथ रूह को भी देख के बोला तो वो कंधे हिचका गई। उसको यकीन था उसका लाडला अपने शोनू के बगैर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा चल, अब तो बाबा को ये बता कि ये एक्शन वाली बात किसने बोली थी? कोई अपने बाबा जानू पे एक्शन लेता है? बाबा तो प्यार करते हैं ना अपने जूजे से। वो उसके गालों पे अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए सारम के सामने बात क्लियर करना चाहता था, जबकि सारम को अब अपने जिस्म में हल्की हल्की सी सरायत महसूस हो रही थी। इससे पहले कि रोयाम सारे राज खोल दे और पूल पर होने वाली सारी प्लानिंग इसके गोश गुजार दे, इसका यहाँ से भाग जाना बेहतर था। वो मुझे खुद कह रहा था कि इसका बाप उसे बहुत चुमिया करता है और उसे एक्शन लेना है, तो इसी के फ़ोन करने पर मैं आया हूँ। बेशक तुम रूह का फ़ोन चेक कर लो। फ़ोन करने के लिए किसने कहा था? वो सारम की बात को नज़रअंदाज करता अपने बेटे के गाल में हल्की उंगली घुमाता उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर रहा था। सारम चाचू ने, वो खिलखिलाते हुए बोला। यारम ने भी मुस्कुरा कर उसके गाल चूमे थे। उसके हाथे उसे अपना काम से एक छुट्टी करनी थी। आखिर उसे अपने बेटे को मनाना था, इसकी फरमाइश पूरी करनी थी, उसके साथ वक्त गुजारना था। लेकिन सारम के साथ उसने क्या करना था वो फैसला कर चुका था। जबकि सारम चाय का गरम गरम कप अपने अंदर ढेलता उठ खड़ा हुआ था। हद है, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। एक तो यहाँ पर एक कॉल पर पहुँच जाओ और ऊपर से बातें भी सुनो। जा रहा हूँ मैं।